अपोजिशन ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जनवरी में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का बड़ा फैसला भी कर लिया गया। लॉन्ग मार्च से कबल चारों सूबों में रैलियां और जलसे होंगे। मैसाक जमहूरियत की तर्ज पर मैसाक पाकिस्तान करने के लिए कमेटी भी कायम। नाअहल हुकूमत और इस निज़ाम से निजात हासिल करना वलीन तरजीह होनी चाहिए। नवाज शरीफ का अपोजिशन की APC से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, मईशत तबाही से भी आगे जा चुकी, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ गई। पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत देख कर भारत ने कश्मीर पर शब खून मारा। इंतखाबात में अवामी मैंडेट चोरी किया गया। नैब बदबूदार हो चुका। जल्द इन सब का यौम हिसाब आएगा। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। 2 साल बहुत कोशिश की जमहूरियत मुस्तहकम रहे, लेकिन हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। अब सिलेक्टेड हुकूमत को निकाल कर जमहूरियत बहाल करेंगे। आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में अपोजिशन की APC से वीडियो लिंक पर खिताब। बोले, अपोजिशन को हालात से डरने की जरूरत भी नहीं। हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, यही अपोजिशन की कामयाबी है। APC के बाद सबसे पहले शायद वही जेल में होंगे। अपोजिशन वाले इस्तीफे ना दें तो सब टाइम फिश है, उन्हें थूक कर चाटना पड़ेगा। हुकूमतें इतनी जल्दी नहीं जाया करती। शेख रशीद का कहना है, जलसा तो किसी भी वक्त हो सकता है, मज़ा तब आएगा जब ये इस्तीफे देंगे। उन्होंने ना इस्तीफे देने हैं ना ही एहतजाज करेंगे। शिबली फराज ने कहा, APC हुकूमत पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर आज़म कभी NRO देंगे ना करप्शन पर समझौता करेंगे। झूठे और करप्ट लोगों का टोला बेनकाब हो गया। अपोजिशन की APC पर वफाकी वजीर अली जैदी का रद्द-ए-अमल। शहबाज गिल ने कहा, APC का मतलब ऑल पाकिस्तान लूटमार कमेटी है। शहजाद अकबर ने कहा, कौम ने कवानीन के बरक्स एक इश्तिहारी मुजरिम का भाषण सुना और ये कहते हैं मीडिया आज़ाद नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा, अब्बू बचाओ मुहिम की एक और किस्त फ्लॉप हो गई। इस्लामाबाद में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, आफ्ताब शिरपाव, महमूद अचकजई, अब्दुल मालिक बलोच और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, 2018 के इलेक्शन से कबल सियासी इंजीनियरिंग हुई, फिर सिलेक्टेड हुकूमत बनी। आज हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हो चुकी। बिलावल भुट्टो बोले, अवाम को नाअहल हुकूमत से आज़ादी दिलवा कर रहेंगे। APC में फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी पर फट पड़े। असेंबलियों से इस्तीफे और सिंध असेंबली तोड़ने की तजवीज़ दी। कहा, असेंबली और चेयरमैन सेनेट जाली है। अगर इस्लाम बंदूक के जोर पर ना रवा है तो कानून बंदूक के जोर पर कैसे रवा है। कानून साजी और हर तरह की सरकारी तकरीबात का बायकॉट कर देना चाहिए। इस हुकूमत के मुआहिदात तस्लीम करने से इनकार करना होगा। मियां साहब ने अपनी तकरीर से समा बांध दिया। मरियम नवाज की APC के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। APC की कवरेज पर मीडिया को मुबारकबाद और शाबाश भी दी। अपोजिशन जमातों ने APC में अपने आप को धोखा दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अवामी पजीराई APC से नहीं मिलती, अवाम की खिदमत ही असल सियासत है। उधर गवर्नर पंजाब की गवर्नर सिंध से मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा, 2023 तक APC होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। इमरान इस्माइल ने कहा, अफरा तफरी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान करप्ट टोले के पूरे निज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं, इन सब का रोना बनता है। अपोजिशन की APC पर फैसल जावेद का रद्द-ए-अमल। फयाज चौहान ने कहा, शहबाज शरीफ की तकरीर अपने भाई की लगाई आग बुझाने की नाकाम कोशिश थी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्सिस की 9 मुंतहिब क़यादत का पहला बाज़ाब्ता इजलास, तंजीमी अमूर समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में 9 मुंतहिब सदर सैयद राशिद बुखारी, नायब सदर फरहाना सवाती और जनरल सेक्रेटरी साले जब्बार ने नए नामजद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी। अहम तरीन M8 शाहरा के लिए टेंडर जारी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहा M8 शाहरा की तामीर से गवादर बंदगाह रसाई मजीद आसान हो जाएगी। इलाके में समाजी इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। $92 न्यूज़ बना नन्हे अहमद की आवाज़। सांगड़ के सैलाब से मुतासिरा मासूम बच्चे की खबर $92 न्यूज़ पर नशर होने पर पाक आर्मी के जवान गांव महक वाटर पहुंच गए। नन्हे अहमद से मुलाकात की, बच्चे को राशन, टेंट और तोहफ़ भी दिए। फौजी जवानों की गांव से बरसाती पानी निकालने की भी यकीन दहानी। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हवालदार ताजबर अली की नमाज जनाजा सवात में अदा। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ताजबर अली गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद हुए। और गुलकारा मारिया मीर का सन है मोटरवे पर तैयार किया गया गाना माए नी मैं किन्नू आखा रिलीज। गाने में खातीन और बच्चियों के साथ ज्यादतियों पर आवाज उठाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं हमजा और मैं हूं मोहम्मद सफ्तर अली और मैं हूं इशाल सुलेमान। बुलेटिन के आगाज में एक अहम खबर आपको दें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। जनवरी में लॉन्ग मार्च का भी फैसला किया गया है। लॉन्ग मार्च से कबल चारों सूबों में रैलियां और जल्द से होंगे मिसाक जमहूरियत की तर्ज पर मिसाक पाकिस्तान करने के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर इत्तेफाक। ज़राए का यह कहना है अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना तारिक से। राना तारिक, APC में क्या फैसले किए गए हैं मजीद और एलामिया कब तक जारी होगा? जी बिल्कुल, आज दिन 12 बजे से ही ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ा इवेंट शहर इक़्तिदार में जारी है। इस वक्त आखिरी मुकर्रीन जो है बात कर रहे हैं, जबकि साइड इस कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर जो एलामिया है उसका ड्राफ्ट जो है वो मरतब किया जा रहा है। ताहम जो फैसले हुए हैं वो हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने का फैसला है वो मुस्तक़िल तौर पर कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर पूरे चारों सूबों में और मरकज़ में जो है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। उसके बाद जो जनवरी में जो है वो लॉन्ग मार्च का भी ऐलान जो है वो मुतवक्के है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद सबसे बड़ा जो अहम जो किरदार अदा किया गया वो ये है कि इस वक्त मिसाक जमहूरियत की तर्ज पर जो है चार्टर ऑफ पाकिस्तान तश्कील देने के लिए कमेटी दे दी गई है, ताकि उस चार्टर ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो आगे बढ़ें। मिसाक जमहूरियत जो था वो 2 जमातों के दरमियान था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन इसमें तमाम मिसाक पाकिस्तान में तमाम अपोजिशन जमातें जो बड़ी और छोटी जमातें हैं वो तमाम की तमाम इसमें स्टेक होल्डर होंगी। इस मिसाक पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की परवान चढ़ाने के लिए, आयन और कानून की बालादस्ती के लिए जो है वो मिसाक पाकिस्तान एक अहम डॉक्यूमेंट जो है वो तश्कील दिया जाएगा इस कमेटी की तरफ से। तमाम ये फैसला हो चुका है कि हुकूमत के खिलाफ अब तहरीक चलानी है और इसके ऐलान जो है बाज़ाब्ता जो ऐलान है वो एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाएगा। अब से कुछ ही देर के बाद ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के शुरा जो हैं वो मीडिया हॉल में आएंगे और जो इत्तेफाक राय हुआ है इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में
اس کے حوالے سے، ان فیصلوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کریں گے. تاہم ابھی ذرائع کے حوالے سے یہی کنفرم کر سکتے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. جی صحیح، رانا طارق آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. جبکہ اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں، ابھی کچھ ہی دیر بعد آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے والے رہنما میڈیا ٹاک بھی کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وزیر اعظم عمران خان سے جائیداد کا حساب مانگ لیا ہے. نیب کو انتہائی حکومتی انتقام کا اعلی کار قرار دیا اور کہا ملک کا نظام وہ لوگ چلائیں جن کو عوام حق دیں. الیکشن میں دھاندلی کے ذمہ داروں سے حساب لینے کا بھی اعلان کر دیا. نون لیگی قائد نواز شریف کی سیاست میں انٹری، وزیر اعظم عمران خان سے اربوں کی جائیداد کا حساب مانگ لیا. مزید کہا حلیمہ خان کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کبھی نیب نہیں کرے گا. عمران خان نے اربوں روپے کی جائیداد رکھتے ہوئے بھی 2,83,000 روپے کا ٹیکس دیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آمدنی اتنی قلیل ہے، اتنی کم ہے، تو آپ کے لاہور زمان پاک کے گھر پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے؟ نواز شریف نے اے پی سی سے خطاب کرتے ہوئے کہا نیب انتھے انتقام کا حکومتی اعلی کار ہے. ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے نیب کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی. یہاں نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی. یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلی کار بن چکا ہے. جو نیب سے بچتا ہے اسے ایف آئی اے کے سپرد کر دیا جاتا ہے. نواز شریف نے الیکشن میں دھاندلی کے ذمہ داروں سے حساب لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہر ڈکٹیٹر 9 سال رہا اور کوئی وزیر اعظم مدت پوری کیوں نہ کر سکا. 2018 کے انتخابات میں گھنٹوں آر ٹی ایس کیوں بند رکھا گیا؟ گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا؟ انتخابات میں دھاندلی کیوں کر کی گئی؟ نواز شریف نے کہا کہ ڈکٹیٹر کو 1 گھنٹے کے لیے جیل میں ڈالا نہ جا سکا اور آئین پر عمل کرنے والے کٹہرے میں ہیں یا پھر جیلوں میں. ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا، خصوصی عدالت بنی، کاروائی ہوئی، اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی، عدالت اس سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی. لیگی قائد نے مزید کہا نااہل حکومت نے 2 سال میں معیشت تباہ کر دی. روپیہ افغانستان اور نیپال سے بھی نیچے گر چکا ہے. مہنگائی بڑھ گئی، بجلی اور گیس کے بل بم بن کر گرتے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا روزگار چھن چکا ہے. بجلی اور گیس کے بل اب عام آدمی پر بم بن کر گرتے ہیں. 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کا روزگار چھن چکے ہیں. نواز شریف نے کہا ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں، اسے لانے والوں سے ہے. تبدیلی نہ آئی تو یہ نظام ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا. سابق صدر آصف علی زرداری نے موجودہ حکومت کو نکال کر جمہوریت بحال کرنے کا اعلان کر دیا. اے پی سی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے خطاب کے بعد سب سے پہلے جیل جاؤں. مولانا فضل الرحمان سے کہا ملنے ضرور آنا، انہیں انتظار رہے گا. سابق صدر آصف علی زرداری کا بڑا اعلان. کہتے ہیں ناسمجھ سیاسی بونوں کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں. موجودہ حکومت کو نکال کر جمہوریت بحال کریں گے. ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور ضرور ہماری کامیابی ہوگی. ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں، نہ ملے ہیں. ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. ہم نے پاکستان بچانا ہے. ہم نے اس آفت سے، اس مشکل سے، ان بے روپیوں سے پاکستان بچانا ہے. آصف زرداری نے مزید کہا جب سے سیاست میں ہے میڈیا پر اس طرح کی پابندیاں نہیں دیکھیں. اے پی سی کے بعد سب سے پہلے شاید وہی جیل میں ہوں. مولانا صاحب ملنے ضرور آنا، انتظار رہے گا. آج کل کی میڈیا کو بین کرنا اور بین رکھنا تقریباً امپاسبل ہے. نیٹ پہ آج کل بلوچستان کا بچہ بھی جو ہے وہ فون پہ بات کرتا ہے اپنے دل کی کہ یہ اس تقریر کے بعد اور اس اے پی سی کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا
मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। साबिक सदर का कहना था बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए और फिर हम आहंगी के जरिए मुशर्रफ को भेजा। 18वीं तरमीम के गिर्द एक दीवार है जिससे कोई भी आइन को मैली आंख से नहीं देख सकता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है नाम की जमहूरियत रह गई, अब भी खामोशी इख्तियार की तो जुर्म होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले अवाम को नाअहल हुकूमत के अजाब से आज़ादी दिला कर रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर की भी एपीसी के दौरान घन गरज। शहबाज शरीफ ने कहा सिर्फ नाम की जमहूरियत रह गई, अब खामोशी जुर्म होगी। ये पाकिस्तान की सबसे नाकाम तरीन हुकूमत है और मैं समझता हूं कि अगर अब भी हमने इसका एहतसाब न किया और अब भी हमने इन तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद भी हमने खामोशी इख्तियार की तो यकीन करें वो खामोशी जुर्म बन जाएगी और हम भी इस जुर्म का हिस्सा बन जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम हो रहा है। अद्वियात की कीमतें किसने बढ़ाई, गंदम क्यों महंगी हुई, इससे भयानक दौर नहीं आ सकता। जो एहतसाब का अमल यहाँ पर उसके ऊपर गुफ्तगू हुई, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। असल में इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है और अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही। अद्वियात देख लें, किसने अद्वियात की कीमतें बढ़ाई? इसी हुकूमत में। और उस वजीर को फारिग क्यों किया गया कि जनाब वो स्कैंडल में मुलव्वस था? ना नैब ने FIA। चीनी स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही हुकूमत, यही वजीर आजम। गंदम स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही वजीर आजम, यही हुकूमत। ना नैब ने FIA। नैब और FIA ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ ये ऑपोजिशन के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो ने एपीसी से खिताब करते हुए कहा मुंतखब नुमाइंदे असेंबली में नहीं बोल सकते, वोट की गिनती नहीं करा सकते, आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अवाम अपना आवाज, अपना दुख, अपना दर्द, अपने मसाइल कैसे सामने लेकर आए? अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे ना सिर्फ नेशनल असेंबली में बोल नहीं सकते हैं मगर वो अपना वोट का गिनती नहीं करवा सकते हैं, जो फैसला ये फोरम करता है हम उसके साथ खड़े हैं, उसको करने को तैयार हैं, आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। बिलावल का मजीद कहना था पहले कुर्बानियां दी, अब इन कुर्बानियों का हिसाब लेना चाहते हैं। अवाम को इस मुसीबत और अजाब से आज़ादी दिला कर रहेंगे। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन की एपीसी पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। NRO न देने और करप्शन पर समझौता न करने के वजीर आजम के अज़्म को भी याद दिलाया। ये रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन के इकट्ठ पर हुकूमती अराकीन का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने एपीसी को हुकूमत पर दबाव डालने की भोंडी कोशिश करार दे दिया। अपने ट्वीट में कहा कि कौम जानती है अपोजिशन सियासत को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। इमरान खान करप्शन पर समझौता नहीं करेंगे। असद उमर ने ट्वीट किया कि मियां साहिब को कोई समझाए कि अवाम ने 2018 इलेक्शन में वाकई वोट को इज्जत दी। मियां साहिब इक़्तिदार से फारिग हुए, जाल साजी करके मुल्क से भी भाग गए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि लगता है नवाज शरीफ को डॉक्टर ने पहले कहा सुबह दोपहर शाम 3 वक्त सेल्फियां लेनी है, अब हिदायत दी वीडियो लिंक आजमाएं, अफाका होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मियां साहब तंदुरुस्त और तवाना लगे, पर एक डॉक्टर को चाहिए इनको कह दें कि आ जाए पाकिस्तान और यहीं से एपीसी कर लें। अब बिल्कुल ठीक हो गया मियां साहब, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और इन्हें वापस आना होगा। दूसरी चीज जो ओवरऑल अगर इनकी आप बातें सुने तो वो शायर ने कहा कि है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा बाजीगर खुला। यही वो टोला है जो 30-35 साल से बारी बारी इक़्तिदार में आता रहा उन मुल्क के साथ जो उन्होंने किया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले कि कौम ने अदालतों से सनद याफ्ता मफरूर मुजरिम की तकरीर को बराह रास्त सुना। जितना ये बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, उतना ही एक्सपोज होंगे।
वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने कहा कि इनका झगड़ा इमरान खान से नहीं, उनसे है जो खान साहब को इक्तदार में लाए। आज नवाज शरीफ ने पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ दुश्मनी का ऐलान कर दिया। देखिए, ये बड़ा अच्छा एक एंटरटेनिंग कॉमेडी प्रोग्राम चल रहा था, पर्ची देख देख के पढ़ रहे थे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट उन्होंने तो कह दिया कि उनका झगड़ा इमरान खान से है ही। वो तो कह रहे हैं कि हमारा झगड़ा तो उनसे है जो इमरान खान को इक्तदार में लाए। तो इमरान खान को इक्तदार में तो 1,70,00,000 लोगों ने पाकिस्तान के वोट देके इमरान खान साहब को इक्तदार में लाए, तो ये तो पाकिस्तानी अवाम से लड़ने हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के हाथ इस दफा भी रुसवाई और जग हसाई ही आएगी। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पहले भी कई बार इन मुल्जिमान की APC हो चुकी है, FATF का कानून इनकी मुखालिफत के बावजूद पास हुआ। आज मियां साहब ने अपनी तकरीर से समा बांध दिया। मरियम नवाज की APC से रवानगी पर गुफ्तगू। APC की कवरेज पर मीडिया को मुबारकबाद और शाबाश भी दी। सहाफ़ी ने सवाल पूछा, क्या APC मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी? इस पर मरियम नवाज ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी पर नाराज हो गए, शिकवा किया उनका बयान मीडिया पर नशर होने से रोक दिया गया। कमर जमान कायरा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का खिताब सोशल मीडिया पर चलाया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान शिकवा और जवाब शिकवा। मौलाना अपना खिताब बराह रास्त नशर न होने पर पीपल्स पार्टी से नाराज, शिकवा किया इनका खिताब मीडिया पर नहीं दिखाया गया। पहले हुकूमत रोकती थी, अब पीपल्स पार्टी ने भी रोक दिया। हुकूमत तो हमारी आवाज को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट करा। मौलाना के शिकवे पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का खिताब सोशल मीडिया पर चलाया गया। मौलाना का खिताब सोशल मीडिया पे चल रहा था। हमारी तरफ से जब सोशल मीडिया पे चल रहा था तो फॉर्मल मीडिया सोशल मीडिया से लेके चला रहा था। ये वहाँ क्लियर कर दी गई बात। तो मौलाना ने वहाँ हंसते हुए कहा, भी मुझे आते हुए पूछा कि शायद उन्होंने कहा है कि APC ने भी मेरा खिताब रोक दिया है। वो उन्होंने हंसते हुए कहा कि लगता है हुकूमत को भी मेरा खिताब पसंद नहीं है और APC ने भी रोका है। तो उनको बताया जी कि APC ने नहीं रोका। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान, महमूद अचकसई, आफ्ताब शेरपाव समेत अपोजिशन कायदीन ने शिरकत की। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक हुए। गवर्नर पंजाब कहते हैं अपोजिशन जमातें कभी एक पेज पर नहीं आ सकती। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे होंगे। मुल्क दुरुस्त समत में चल रहा है। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुल्क में अनारकी फैलाने वालों के मुकद्दर में सिर्फ मायूसी है। गवर्नर पंजाब से गवर्नर सिंध की मुलाकात। चौधरी सरवर और इमरान इस्माइल ने मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमती अमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध ने बारिश से मुतासरा सिंधी अवाम के लिए रिलीफ पैकेज पर गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान चौधरी सरवर का कहना था कि 2023 तक अपोजिशन की APCs होती रहेंगी, जबकि हुकूमत कायम रहेगी। मुखालिफ सियासी जमातों का अपना अपना पेज है, ये कभी भी एक पेज पर नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। अवाम हुकूमती बयानिए के साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुल्क पहली बार दुरुस्त सिमत में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ कामयाब हो रही हैं। मोहम्मद शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तानी तालिब इल्म का एजाज़। बरतानिया के स्टैफर्ड शार्ड यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर ली। इस स्कॉलरशिप के लिए सैकड़ों तालिब इल्मों ने दरख्वास्त दी थी। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले मोहम्मद आसिम से बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी ने बातचीत की है, आइए देखते हैं। दुनिया भर से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले ज़िला अटक से मोहम्मद आसिम ने स्कॉलरशिप का मार्का तय कर लिया और दुनिया भर के स्टूडेंट्स को मात दे दी। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं और पाकिस्तान को क्या तोहफ़ा देना है PhD करके। जी आसिम, आपका बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। आप ये बताएं कि पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और इसमें स्कॉलरशिप हासिल करके, और क्या इरादे हैं मुस्तकबिल के?
جی انشاءاللہ پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئرنگ تقریباً 2023 کے اینڈ میں یا 2024 کے شروع میں میری ختم ہوگی، تو اس کے بعد انشاءاللہ میں پاکستان جانے کا ارادہ ہے اور اپنی قوم کی خدمت کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ کتنا مشکل تھا یہ مارکہ طے کرنا؟ سلیکشن بہت مشکل تھی جی، تو 2016 کے اینڈ میں نے تقریباً ستمبر اکتوبر میں نے اپلائی کیا تھا، اور مطلب 5-6 انٹرویو ہوئے ہوں گے میرے 3-4 سالوں میں، اور فائنلی 2019 کے اینڈ میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، اور مطلب تقریباً 3.5-4 سال آپ بول سکتے کہ لگے ہیں جی۔ دنیا بھر سے کتنے اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا؟ یہ اس پروجیکٹ میں صرف ایک ہی سیٹ تھی، اس وجہ سے ہزاروں اسٹوڈنٹوں نے اپلائی کیا تھا، تو مختلف مراحل کے انٹرویو تھے، کچھ مطلب کانفرنس انٹرویو تھے، کچھ سپروائزر کے ساتھ تھے، کچھ پروپوزل بیس پہ تھے، اور فائنلی اللہ کا شکر ہے کہ میری سلیکشن ہو گئی ہے۔ اور دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان سے جس کا تعلق ہے اس نے اسکالرشپ حاصل کر لی ہے؟ جی بالکل، باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، لیٹر مجھے بھی بھیجے ہیں کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی سب کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب سیٹ فل ہو جاتی ہے تو سب کو انہوں نے جو ویٹنگ لسٹ پہ ہوں گے ان کو بتا دیا ہوگا کہ میں نے آفر ایکسیپٹ بھی کر لی اور سلیکشن بھی ہو گئی۔ دنیا بھر میں اس یونیورسٹی کی کتنی ویلیو ہے جس میں آپ کی اسکالرشپ ہوئی؟ یہ مطلب تقریباً 51 نمبر پہ یہ آج کل آ رہی ہے پوری مطلب انگلینڈ میں، اور بڑی اچھی یونیورسٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسٹیفورڈ شائر یونیورسٹی، اس میں تقریباً 17,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ ڈگری ملنے کے بعد کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ڈگری ملنے کے بعد میں انشاءاللہ پاکستان جاؤں گا جی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی مطلب ایم ایس سی ادھر سے یو کے سے ہی کی تھی، ایڈوانس میکینیکل انجینئرنگ میں، اور اس کے بعد میں مطلب یو کے کو چھوڑ گیا تھا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی ڈیفینیٹلی میں واپس چلا جاؤں گا۔ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں اور یا پاکستان میں ہیں اسکالرشپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے آپ؟ ان کے لیے میرا یہی میسج ہے جی کہ اگر مطلب پاکستانی اسٹوڈنٹوں کو میں کمپیئر کروں یو کے اسٹوڈنٹوں کے ساتھ، تو پاکستانی اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ذہین ہیں، کیونکہ میں ادھر دیکھتا ہوں مطلب یہ سب مطلب کیلکولیٹر پہ اور کمپیوٹر پہ یہ اسٹوڈنٹ چلتے ہیں، تو پاکستانی اسٹوڈنٹ صحیح جینیس ہیں، تو ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا کوئی بھی مطلب ٹائم ویسٹ نہ کریں، جو اسکالرشپ بھی آتی ہے اپلائی کریں، یہ نہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے لیے 1 سیٹیں یا 2 سیٹیں، بس اپلائی کریں اور انشاءاللہ آپ مطلب کامیاب ہو جائیں گے۔ کون سے شعبے میں آپ فوکس کریں گے اس کے بعد؟ میرا مطلب جو پروجیکٹ ہے وہ مائکرو کمبائن ہیٹ اینڈ پاور سسٹم پر ہے، اور میں اسی کو انشاءاللہ فوکس کروں گا۔ تو اس کی کتنی ایک اسکوپ کتنا ہے کیا پاکستان میں؟ اس وقت تو پاکستان میں یہ نہیں ہے جی، کیونکہ پوری دنیا میں ابھی نیو ٹیکنالوجی سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ابھی یو کے نے آئی تھنک تقریباً 10 بلین پاؤنڈ کی گرانٹ اس کے لیے رکھی ہے، پوری دنیا میں بہت چند لوگ ہیں، اس وجہ سے یہ پروجیکٹ مطلب بہت زیادہ آگے کام آئے گا انشاءاللہ۔ تو آئی تھنک اس ٹائم مطلب ایشیا میں یہ خاص ٹیکنالوجی نہیں ہے، ابھی یو کے میں یا فرانس یا امریکہ میں بہت چند آدمی ہیں جس کو آپ بول سکتے ہیں بہت ہاتھوں پہ انگلیوں پہ گننے والے لوگ ہوں گے اس پروجیکٹ میں یا اس فیلڈ میں۔ تو آپ پھر اس ڈگری کے بعد پاکستان جا کر کیا کریں گا اگر وہاں ہے نہیں ہے؟ جی پاکستان میں جا کر جی دیکھیں، اگر گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے یا مطلب انویسٹر کوئی مل جاتے ہیں تو آپ مطلب پورا ایک سیٹ اپ بنائیں گے، اور اس کی بیس پہ آپ انرجی سیکٹر میں بہت زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو جی۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جہاں بھی دنیا کی کسی بھی کنارے پر ہوں وہ اپنا نام لازمی روشن کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اور محمد آسم نے پوری دنیا سے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپلائی کیا تھا، ان تمام کو شکست دے کر اسکالرشپ حاصل کی ہے، جو پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹیکساس کے 9 منتخب صدر سید راشد بخاری، نائب صدر فرحانہ سواتی اور جنرل سیکرٹری صالح جبار نے کہا ہے کہ ماضی میں پاکستانی نژاد امریکی شہریوں کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ تاہم پہلی بار پاکستانی امریکن کمیونٹی کو درپیش مسائل پر مفصل رپورٹ تیار کر رہے ہیں جو حکومت پاکستان کو جلد پیش کی جائے گی۔ تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف ٹیکساس کی 9 منتخب قیادت کا پہلا باضابطہ اجلاس صدر راشد بخاری کی صدارت میں مقامی ریسٹورانٹ میں منعقد ہوا، جس میں تنظیمی امور سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں 9 منتخب صدر سید راشد بخاری، نائب صدر فرحانہ سواتی اور جنرل سیکرٹری صالحہ جبار نے نئے نامزد امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھی کیا، جس کے مطابق ملک اعجاز طاہر کو سیکرٹری یوتھ، سارا شیخ کو وومن افیئرز، رفیع عزیز کو سیکرٹری انفارمیشن اور اسماعیل ممسا کو سیکرٹری فائنانس کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر راشد بخاری اور نائب صدر فرحانہ سواتی نے یقین دلایا کہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کر کے جلد از جلد حکومت پاکستان کو پیش کی جائے گی۔ This is a new PTI. It's joined with the 13 other presidents all over United States of America, and we have one also
president, his name is Johnny Bashir. We are having every week Zoom meeting and we discuss all our problems. So we're going to go united and work together, and forward our problems to the Pakistan government. In reference to people having concerns about a fee that is required for travelers, Pakistani travelers leaving Pakistan for COVID, ہم لوگ جو ہے کمپائل کرتے ہیں ڈیٹا ان ریفرنس ٹو کتنے لوگ ہیں جو یہ کنسرن شو کر رہے ہیں، کیا ڈیٹا ہے، اور اس کو سب سبمٹ کرتے ہیں آگے اسلام آباد آفس کو، اینڈ ول سی وٹ ہیپنس. ہم ضرور سجیسٹ یہی کریں گے کہ دس فی شوڈ بی ریموو بیکاز there are people that are not having symptoms that don't require this. They shouldn't have to take those tests again. We need to also hold the police accountable, right? There was a big discussion between two jurisdictions of this is not my jurisdiction, and that's something for anyone, even if it's a woman, a man, at night, in the middle of the night, if they're in distress, it doesn't matter which jurisdiction you're in, you need to go and help. We have now completed our committees, and these committees are considering a lot of initiatives. Number one initiative is that during the elections, about 120 members that had paid their fees, they were not allowed to vote under one pretext or the other by the Election Commission. We want to know what happened and under what rules and regulations they were disallowed to vote. بعد از نامزدگی نئے عہدیداران بشمول رفیع عزیز، سارا شیخ، اسماعیل ممسا اور ملک اعجاز طاہر نے پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور قائد عمران خان کے نظریے کو سمندر پار پاکستانی کمیونٹی میں فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.